प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, कल आप लोगों को जो है समास प्रकरण पढ़ाया जा चुका है और समास क्या है। कल की कक्षा में आप लोगों को यह बताया गया समास क्या है, समास का अर्थ क्या है, समास की परिभाषा क्या है ना जी। और समास कितने भेद होते हैं उसके तथा कौन कौन। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के कितने भेद हैं, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास के कितने भेद हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हाई स्कूल इंटरमीडिएट के आधार पर कितने प्रकार के समास पढ़ाए जाते हैं। ये तमाम प्रकार की परिपाटियां आपको जो है देखने को मिली। अब आइए हम यहाँ पर आपको समास के भेद में 6 प्रकार के समास बताए थे और सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने भेद थे, 4 भेद थे, है ना जी। और लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार 5 भेद थे। ठीक जी। आइए हम लोग पहले समास अर्थात अव्ययी भाव समास की तरफ चलते हैं और देखते हैं अव्ययी भाव समास किस प्रकार से हम पहचाने। ठीक जी। तो देखिए हमने यहाँ पर सब लिख दिया है। अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं एक बार इसको अपना स्क्रीनशॉट मार लें ताकि अच्छे से आप लोग लिख सकें। ठीक है तो आज मित्रों आप लोगों को पहला समास अर्थात अव्ययी भाव समास मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास ज्यादा विस्तृत नहीं है लेकिन उतना भी संक्षेप में नहीं है। जी। ठीक है, अव्ययी भाव समास जैसे द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास ये तो लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन अव्ययी भाव समास में कुछ ऐसे गूढ़ सूत्र हैं जो थोड़े से कंफ्यूजन मिला देते हैं कि ये अव्ययी भाव समास है कि नहीं है। इसी को पहचानने का प्रयास करते हैं। देखिए लिखा है यहाँ पे अव्ययी भाव समास, लिखा है अव्ययी भाव समास। ये देखिए अव्ययी भाव समास लिखा है, बहुत ही सरल लिखने का प्रयास किया गया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए लिखा है अव्ययी भाव समास, लिखा है पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। क्या लिखा है? पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव का मतलब यह हो जाएगा कि अर्थात जिस समास में पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब होता है, कल मैंने आपको बताया था कि समास बनाते समय 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो जिस समास का पहला पद अर्थात पूर्व पद का अर्थ प्रधान हो, प्रधान हो मतलब मुख्य हो, उसी के आधार पर प्रक्रिया चलती है। तो जिस समास का पहला पद या पूर्व पद प्रधान मुख्य हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मित्रों आप यह जानते रहिएगा कि परीक्षा में यह भी बहुविकल्पी प्रश्न आ सकते हैं कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो वह क्या कहलाता है। तो आपको क्या बताना है? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब बताया जा रहा है इस समास में मतलब अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रायः क्या होता है? अव्यय होता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, मैं आपको परिभाषा बताते बताते इसमें उत्पन्न होने वाले प्रश्नों के संकलन को भी बताते चल रहा हूँ, है ना, क्योंकि परीक्षा का मोड अब बहुविकल्पी हो गया है। कक्षा 10 से लेकर के तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में अब जो है बहुविकल्पी प्रश्न आने अनिवार्य हो गए हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। भाई समास दिया है तो उसके आधार पर कोई भी प्रश्न आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर लिखा है देखिए कि इस समास मतलब अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रायः क्या होता है? अव्यय होता है। उसका जो पहला पद होता है क्या होता है? अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है? जो व्यय न हो, व्यय न हो, व्यय न हो मतलब खर्च न हो। तो यहाँ पे व्यय का मतलब खर्च न हो, व्यय न हो, ये मतलब नहीं है। यहाँ पे इसका सिद्धांत बदल जाता है। अर्थात जब अव्यय हो जाता है किसी पद का तो वह लिंग, क्रिया, धातु आदि किसी भी रूप में उसका परिवर्तन नहीं होता है, व्यय नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है कि चाहे लिंग हो, चाहे धातु हो, चाहे उपसर्ग हो, चाहे प्रत्यय कुछ भी हो, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है। उसी को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, जिस समास में पहला पद प्रधान अर्थात मुख्य हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं।
और इस समास में ध्यान दीजिएगा, इस समास का पहला पद हमेशा क्या होता है, अव्यय होता है। अब अव्यय का मतलब समझ गए ना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है आगे, ध्यान दें। समास में सामान्यतया दो पद होते हैं। दो पद का मतलब दो शब्द होते हैं। समास में कितने पद होते हैं, दो। जैसे दो वर्णों के मेल से किसका निर्माण होता है, संधि का निर्माण होता है, वैसे ही दो पदों के मेल से समास का निर्माण होता है। दो पद ही नहीं, दो या दो से अधिक भी पद हो सकते हैं। अभी कल हम लोग पढ़े थे क्या, चंद्रशेखर, है ना। अब देखिए आगे क्या लिखा है, समास में सामान्यतया दो पद होते हैं, इनमें पहले आने वाला पद को पूर्व पद कहते हैं और बाद में आने वाले पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। समझ में आया। फिर आगे देखिए क्या, उत्तर पद का अर्थ है बाद में आना। बाद में आना माने पहले शब्द के बाद वाला उत्तर पद कहलाता है। समझ में आया। आगे देखिए क्या लिखा है, जैसे जैसे देखिए बताया जा रहा है कि समास पूर्व पद उत्तर पद। अब एक समास का नाम देखिए, ये समास है उपनदम। उपनदम में ये जो देखिए पहला पद है उप, ये पूर्व पद हो गया और दूसरा नदम जो है ये उत्तर पद हो गया। ठीक है, तो समास में कुल कितने पद आते हैं, दो पद। कौन कौन आते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पहला जो है पूर्व पद हो जाता है पद और दूसरा क्या होता है, उत्तर पद, अर्थात दूसरा पद कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए लिखा है, अव्ययी भाव समास होने पर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास होने पर सामासिक पद अव्यय बन जाता है। सामासिक पद मतलब ध्यान दीजिएगा, सामासिक पद मतलब जो पूर्ण रूप से बनेगा, विग्रह अलग अलग शब्दों को जोड़ करके जो एक पद बनाते हैं उसी को क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है अव्ययी भाव समास होने पर जब वे अलग अलग पद आपस में मिल करके किसी एक पद में तब्दील हो जाते हैं और सामासिक पद के रूप में विराजित होते हैं तो वे अव्यय बन जाते हैं। अव्यय बन जाते हैं मतलब समझे, वे किसी लिंग, किसी धातु या किसी भी मतलब उनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई विकार उत्पन्न न होगा जब वे पद अव्यय बन जाते हैं। अव्यय का मतलब होता है जिसका व्यय न हो, जिसका खर्च न हो, लेकिन यहाँ पे वही मतलब है जिसका खर्च न, अर्थात जो किसी लिंग आदि में परिवर्तित न हो, वही अव्यय पद कहलाते हैं। और देखिए एक बात और है इसका कि ये अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसक लिंग एक ही वचन में होता है। तरह तरह के पद अलग अलग में विभक्त होते हैं उसकी बात अलग है, लेकिन जब वे पद आपस में आकर के जुड़ते हैं और अव्ययी भाव समास में जब जाते हैं तो अव्ययी भाव समास का जो पूरा का पूरा एक सामासिक पद बन जाता है वह किस में चला जाता है, अव्यय में चला, अर्थात वह पूरा का पूरा पद क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है। और अव्यय होने के साथ साथ समास, कौन सा समास, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का पूरा पद हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। याद रखिएगा ये प्रश्न आता है, प्रश्न आ सकता है कि किस समास का पहला पद अव्यय होता है या किस समास का पूरा पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। तो उत्तर क्या आएगा, अव्ययी भाव समास का पद। ठीक, अब देखिए यहां तक हो गया। अब लिखा है अनव्ययम अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी भाव। क्या लिखा है, अनव्ययम अव्ययः संपद्यते इति अव्ययी भाव। इसका मतलब क्या है, कहा जा रहा है कि जो शब्द समास होने के पूर्व तो अव्यय न हो, अब भाई अव्यय तभी होगा जब उसका सामासिक पद बनेगा। सामासिक पद बनेगा माने बिखरे हुए शब्दों को जोड़ करके कोई एक शब्द बनाना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शब्द समास होने के पहले अव्यय न हो, तो समास होने के पहले शब्द अव्यय न हो परंतु समास होने के बाद वे क्या हो जाए, अव्यय हो जाए, क्या कहलाएंगे, अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। वही चीज इसके पहले जो आप स्टेप में पढ़े
कि जिस देखिए लिखा था ना कि अव्ययी भाव समास होने पर सामासिक पद अव्यय बन जाता है। सामासिक पद क्या होता है? अव्यय बन जाता है ना। लेकिन अव्यय न बनने वाला जो पद होते हैं, यहाँ पे लिखा है कि जो शब्द समास होने के पूर्व, समास होने के पहले अव्यय न हो, किंतु जब समास हो जाए तो वे क्या हो जाए? अव्यय हो जाए। फिर उनमें कोई परिवर्तन, कोई विकार उत्पन्न न हो तो वे क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। जैसे देखिए लिखा है शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति। देखिए शक्तिम अलग है, अनतिक्रम्य अलग है, ये अलग अलग है, इनमें कोई देखिए विकार उत्पन्न भी नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, शक्तिम अनंत, शक्ति को कहीं और विधि से इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्ति को कहीं और ले जा करके एडजस्ट कर सकते हैं, अनतिक्रम्य को कहीं रख सकते हैं, है ना, उसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। लेकिन जब दोनों प्लस हो गए, दोनों जुड़ गए और एक शब्द का निर्माण हुआ, और ये देखिए प्रथम पद और ये क्या हो गया? द्वितीय पद, तो दोनों जब मिले आपस में तो ये क्या हो गए? अव्यय हो गए। अब इनमें कोई परिवर्तन विकार उत्पन्न, कोई लिंग उंग कोई इसमें जो है कि परिवर्तित नहीं किया जाएगा, इसलिए ये अव्ययी भाव समास में चला गया। समझ में आया? तो यथाशक्ति ये जो है, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया? ये अव्ययी भाव। अब यथाशक्ति कैसे बनी? अभी आगे इसका स्टेप है, आगे इसका प्रोसेस है, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अभी हम केवल अव्ययी भाव समास के बारे में जान रहे हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं, अव्यय किसे कहते हैं, अव्ययी भाव समास होता कैसे है, ये तमाम प्रकार की परिपाटियां आपने इस फर्स्ट स्टेप में पहले चरण में देखा। अब आइए हम इसका दूसरा चरण देखते हैं। यहाँ शक्तिम अनतिक्रम्य यथाशक्ति को थोड़ा सा यहाँ देखिए डिफाइन किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर शक्ति, अब देखिए यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य है। अब इसी को थोड़ा सा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि लिखा है यथा, समझ में आ रहा है? जी सर। यथाशक्ति कह रहे हैं, यहाँ शक्ति शब्द अव्यय नहीं है। अव्यय इसलिए नहीं है क्योंकि उसका पद अभी तक बना नहीं है। पद बनाते हैं मतलब उसका अभी तक समास नहीं हुआ है। जिस पद का समास नहीं होता है, अर्थात समास होने के पहले जो पद तितर बितर छिटके हुए होते हैं वे अव्यय नहीं है, बल्कि जब उनका समास हो जाए तब वे अव्यय कहलाएंगे, यदि वे अव्ययी भाव समास के अंदर आएंगे तब। तो वही बताया जा रहा है कि यहाँ शक्ति शब्द, ये देखिए जो शक्तिम है इसी के लिए बताया जा रहा है। यहाँ शक्ति शब्द अव्यय नहीं है, लेकिन यथा, यथा यथा माने ये देखिए यहाँ ये जो शक्ति है, सॉरी इसको नहीं बताया, इसको सामासिक पद का, ये शक्ति जो है क्या है? अव्यय नहीं है, लेकिन ये जो यथा है, करें यथा इस अव्यय के साथ समास होने के कारण यथा शक्ति विनिर्मित हुआ, यह पूरा पद ही अव्यय हो गया। अर्थात शक्ति अव्यय न होते हुए भी यथा के साथ केवल जुड़ने के कारण पूरा यथा शक्ति दोनों क्या हो गया? अव्यय हो गया। जैसे हम किसी चोर के साथ रहे, चोरी न करें, अगर पुलिस पकड़ ले जाए तो उनके साथ अगर देख भी लिया तो क्या होगा? वो भी चोर कहलाएगा जी। है? तो उसी प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है, शक्ति देखिए क्या है, शक्ति का अव्यय नहीं हो रहा है, लेकिन यथा जो है, यथा का अव्यय हो रहा है, इसलिए अब इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो भाई उसको भी खतरा पहुंचाएगा। तो क्या हुआ? दोनों मिल करके क्या हुआ? पूरा पद क्या हो गया? अव्यय हो गया। और यथाशक्ति ये देखिए नपुंसक लिंग में प्रयुक्त होगा। यथाशक्ति भी बताया गया था कि अव्ययी भाव समास का जो पद होता है, सामासिक पद होता है, वो हमेशा किसमें होता है? अव्यय। नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, ये जानकारी रखनी है, आएगा परीक्षा में, ठीक है। किस समास का सामासिक पद अव्यय होता है? बताइए किस समास का सामासिक पद का पहला पद अव्यय होता है? ना अव्ययी भाव समास का। किस समास का सामासिक पद नपुंसक लिंग एक वचन में होता है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का सामासिक पद होता है
डा 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 नपुंसक नपुंसक लिंग एक वचन। यह प्रश्न चारों प्रकार से पूछेगा, कई प्रकार से पूछ सकता है प्रश्न, हमें उत्तर जानकारी रखनी पड़ेगी बस, बाकी प्रश्न तो सरल रहेंगे। अब आइए मित्रों हम लोग अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र। अब देखिए जो सूत्र अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सूत्र अव्ययी भाव समास की रीढ़ है। रीढ़ का मतलब समझ रहे हैं ना, रीढ़ की हड्डी। ये अव्ययी भाव समास का सबसे ओरिजिनल, सबसे वीवीआईपी सूत्र है। अगर इस सूत्र को जो नीले पेन से दर्शाने का मैं प्रयास किया हूँ, ये नीले पेन से रखे हुए सूत्र को आप याद कर लीजिए और याद करने के पश्चात एक एक शब्द से अलग अलग जो है उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे और सभी किस में आएंगे, अव्ययी भाव समास में आएंगे। अगर आपने यह सूत्र तैयार कर लिया तो अव्ययी भाव समास के समझ लीजिए आप मास्टर हो जाएंगे। अव्ययी भाव समास आपको कहीं से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत करने वाला नहीं होगा। लेकिन अव्ययी भाव समास सब कुछ आप पढ़े हैं, लेकिन अगर ये सूत्र नहीं पढ़ पाए, ये सूत्र की जानकारी आप नहीं रखे, ये सूत्र याद नहीं हुआ, इस सूत्र से उपस्थित, इस सूत्र से रिलेटेड, इस सूत्र से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं, अगर उनमें से कोई भी उदाहरण आता है तो समझ लीजिए आप परेशान अवश्य होंगे। तो आइए परेशान न हो, इसलिए हम लोग अव्ययी भाव समास करने वाले इस सूत्र को पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भाव अत्यंत असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु। पाणिनि अष्टाध्यायी के 2:1 का सूत्र है। महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के पहले पाद का 6वां सूत्र है। यह अव्ययी भाव सूत्र के लिए खासम खास सूत्र है, सबसे मुख्य सूत्र के रूप में आता है। एक बार हम इसे फिर से पढ़ते हैं और याद करने का भी प्रयास करेंगे। अगर हमें अव्ययी भाव समास में कहीं रुकना डिगना नहीं है और टिकना है, तब हमें ये याद होना ही चाहिए। क्या लिखा है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य अंत वचनेषु। ये आपको याद करने हैं। अब ये सूत्र क्या है, इस सूत्र का प्रयोग कैसे किया जाएगा, अब ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए अब मैं आपको बता इसका इसका अर्थ देखिए क्या लिखा है कि देखिए लिखा है विभक्ति समीप समृद्धि व्यधि। व्यधि का मतलब होता है वृद्धि का अभाव, वृद्धि का अभाव। और देखिए क्या लिखा है वृद्धि का अभाव, व्यधि माने वृद्धि का अभाव। अर्थाभाव, अत्यय का मतलब होता है नष्ट होना, अत्यय का मतलब नष्ट होना। असंप्रति अब युक्त न होना, अब युक्त न होना अर्थात असंप्रति। शब्द प्रादुर्भाव का मतलब होता है शब्द और सादृश्य, सादृश्य मतलब क्या होता है समान। और पश्चात मतलब पीछे जानते ही हैं। यथा अनुपूर्व, अनुपूर्व माने यथा मतलब जैसे होता है, अनुपूर्व का मतलब क्रमशः होता है। और यौग पद्य एक साथ होना, यौग पद्य का मतलब क्या होता है एक साथ होना। सादृश्य, सादृश्य का मतलब होता है समान। संपत्ति, साकल्य माने संपूर्णता। और अंत समाप्ति, अंत मतलब समाप्ति। अंत है ना, अंत में क्या लिखा है अंत, अंत मतलब समाप्ति। इतने अर्थों में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुबंत पदों के साथ नित्य अव्ययी भाव समास होता है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जितने भी देखिए दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये जो 16 धातु 16 शब्द आप देख रहे हैं,
इन सभी 16 प्रकार के शब्दों के प्रादुर्भाव से अव्ययी भाव समास का नित्य समास होता है। ध्यान दीजिएगा, ये 16 को लेकर के एक एक के रूप में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरी उम्मीद और आशा है कि आपको समझ में आएगी। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरण में। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, विभक्ति। विभक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव समास कैसे होगा, विभक्ति के अर्थ में अव्ययी भाव समास कैसे होगा, आइए देखते हैं। लिखा है कि विभक्ति अर्थ में विद्यमान उप आदि अव्यय पदों का समर्थ सुबंत पदों के साथ अव्ययी भाव समास होता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये देखिए उप जो है, इस उप को अव्यय भी कहेंगे, ठीक है, इस उप को क्या कहेंगे, अव्यय भी कहेंगे, और यह उप उपसर्ग भी है। उप क्या है, उपसर्ग भी है। मित्रों आप ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास पहचानने का एक सरल ट्रिक है कि पहले शब्द, ध्यान दीजिएगा, जो सामासिक पद होगा उस सामासिक पद का जो पहला पद होगा वो ध्यान दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अधिकतर उपसर्ग से संबंधित होता है। उससे भी हम जान जाएंगे कि इसमें कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास में उपस्थित कौन सा सूत्र है, किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसको जानने के लिए तो हमें आराम से इसको एक एक खंड खंड पार्ट पार्ट भाग भाग कह करके समझना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। तो देखिए विभक्ति के अर्थ में बताया जा रहा है कि विभक्ति के अर्थ में विद्यमान उप आदि अव्यय पदों का समर्थ सुबंध। सुबंध का मतलब होता है सुप प्रत्यय, सु और जस अम और सष्टाभ्याम बीज नियभ्याम बस ये वाला है। इसमें जो है क्या लगता है, सुप पदों के साथ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे हम देखिए लिखा है कि हरौ इति, आदि हरि, हरि में या हरि के विषय में। अब हरौ इति कैसे लगा, आदि हरि कैसे बना, तो विभक्ति के अर्थ में बताया जा रहा है। तो हरि का जब हम लोग रूप पढ़ेंगे तो हरि का रूप याद है, हरि हरिम हरिणा हरे हरे, अगर एक वचन पढ़े तो हरि हरिम हरिणा हरे 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 हरौ हरि, तो हरे हरे हरौ है ना, हरि के अर्थ में या हरि के विषय में। तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति देखिए आ रही है, हरि हरिम हरिणा हरे 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 हरौ। हरौ देखिए सप्तमी। अब सप्तमी क्या होती है, तो उत्तर क्या आएगा, विभक्ति होती है। तो किसके अर्थ में लगा, अब बताएंगे किसके अर्थ में लगा, विभक्ति के अर्थ, क्योंकि इसमें कौन सी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति है। तो हरौ इति आदि हरि, हरि के विषय में। तो यह किसके अर्थ में लगा, आदि हरि में किसके अर्थ में आया है, तो क्या बताएंगे, विभक्ति के अर्थ में आया है। आदि हरि का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हरौ इति। अब इसका एक लंबा प्रोसेस है कि आधिहरि रूप सिद्ध करें। आधिहरि किस प्रकार से रूप, जब एमए कर रहे थे हम लोग उसमें बताए थे गुरुजी कि आधिहरि, आधिहरि ही नहीं, राम का रूप कैसे सिद्ध होता है ना, हरि का रूप कैसे सिद्ध होता है। तो उसमें सब प्रोसेस है, बहुत से सूत्र लगते हैं, आप इतना जानते हैं, उसको भी लेकर के हम किसी दिन प्रस्तुत होंगे। तो फिर उसके बाद गोपी इति अधिगोपम, ये देखिए गोप में, आत्मन इति आध्यात्मम, आत्मा में। तो ये तीनों और बहुत से हैं, किसके अर्थ में आए हैं, तो क्या बताएंगे, विभक्ति के अर्थ में आए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक और सरल ट्रिक है अव्ययी भाव समास पहचानने का। अब जैसे आप देख लीजिए, आधिहरि हुआ, अधिगोपम हुआ, आध्यात्मम हुआ, और तीनों में देखिए आदि आदि आदि, आदि से प्रारंभ हुआ है, आदि उपसर्ग भी है। आदि क्या है, उपसर्ग भी है भाई। आदि उपसर्ग इसलिए है, आदि उपसर्ग क्या होता है, हिंदी में हम लोगों ने उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग में हम लोग यही पढ़े थे कि आदि में, आदि से उत्पन्न होने वाले बहुत से शब्दों का नाम बताया, तो हमने पढ़ा था अधिकार, अधिशासी,
है ना, अधियोग और अधिकारी। तो मतलब कि ऐसे वर्ण विचार जिनके लगाने से शब्द का भाव बदल जाए वही उपसर्ग कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सरसरी तौर पर पहले एक बार चेक करा देता हूँ। ये देखिए, उपतटम, उपकूलम, उपकृतम, उपनगरम, उपगंगम, अध्यात्मम, अधिगोपम, अधिहरि, सब में अधि अधि उप क्या लगा है, उपसर्ग लगा। इससे भी हम जान सकते हैं कि इसमें कौन सा समास है, तो क्या बताएंगे, अव्यय। ये तो छोटी क्लास वालों के लिए हो। लेकिन अगर पूछ लिया गया कि अध्यात्मम, अधिगोपम, अधिहरि, अब में अव्ययी भाव समास है लेकिन किसके अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तब दिक्कत हो जाएगा। तब हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। समझ में आया जी सर। अब आइए दूसरे स्टेप पे चलते हैं, जो देखिए लिखा है समीप के अर्थ। ऐसे ऐसे 16 धातुओं का भी देखिए होगा सब। तो दूसरी धातु नहीं, ये देखिए जो है कि 16 में से ये दूसरा शब्द देखिए यहाँ पे विरूपण किया जा रहा है समीप के अर्थ में। समीप के अर्थ में देखिए कैसे समास विग्रह या विग्रह का समास होता है और अव्ययी भाव समास कैसे आते हैं, वो देखिए समीप के अर्थ में बताया जा रहा है। एक तरफ हम सामासिक विग्रह लिख दिए, एक तरफ क्या लिखिए, सामासिक पद अर्थ के सहित। तो देखिए लिखा है गंगायाः समीपम, गंगायाः समीपम, ठीक। तो यहाँ पे आप यह जानते रहिए, समीप के अर्थ में जो उप लगा है, उप का मतलब यहाँ पे हम समीप समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, समीप। ये देखिए लिखा है कि उपर्युक्त उदाहरणों में उप यह अव्यय समीप के अर्थ में है जिसका गंगा आदि समर्थ सुबंत पदों के साथ अव्ययी भाव समास हुआ है। ये भी जानते रहिए। तो देखिए लिखा है गंगायाः समीपम उपगंगम, नगरस्य समीपम उपनगरम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, कूलस्य समीपम उपकूलम। ऐसे भी कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा बदल देते हैं समझने के लिए केवल। जैसे कह दीजिए उपगंगम, उपगंगम तो गंगायाः समीपम, गंगा के समीप, उपनगरम, उप मतलब समीप के अर्थ में होगा, तो नगरस्य समीपम, षष्ठी विभक्ति देखिए जा रहा है, सब षष्ठी विभक्ति में जा रहा है। फिर क्या कहा गया, उपकूलम, उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम, उपकूलम, कूलस्य समीपम, उपतटम, तटस्य समीपम। अब देखिए लिखा है गंगा के समीप, नगर के समीप, कृष्ण के समीप, समीप मतलब होता है नजदीक, पास में, है। फिर किनारे के समीप या तट के समीप, ये हो गया। वही बात फिर से देखिए दोहराई जा रही है कि उपर्युक्त उदाहरणों में, उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखे गए या ऊपर युक्त, ऊपर में जो उक्त है, कह रहे हैं कि उप या उप माने जो उप लगा है यह अव्यय समीप के अर्थ में है, ठीक है, जिसका गंगा आदि समर्थ सुबंत पद ये जो है उन पदों के साथ अव्ययी भाव समास हुआ है। कौन सा समास हुआ है, अव्ययी भाव समास हुआ है। और देखिए एक और नोट दिया है यहाँ पे, क्या लिखा है कि समास के होने के बाद उपगंगम, उपनगरम आदि, उपतटम, उपकृष्णम, उपकूलम, ये जो है सब पद अव्यय हो जाते हैं। और जो अव्यय हो जाते हैं वो पूरा का पूरा पद क्या हो जाता है, गुरुजी बताइएगा, पूरा का पूरा पद क्या हो जाता है, नपुंसक लिंग में हो जाता है। तो मित्रों आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, अव्ययी भाव समास करने वाले सूत्र में ये विभक्ति और समीप के अर्थ में मैं आपको एग्जाम्पल उदाहरण बताने का प्रयास किया हूँ। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि विभक्ति के अर्थ में कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन सामासिक पद बनते हैं, उनका निरूपण होता है, और समीप के अर्थ में कौन कौन से पद बनते हैं, उनका विग्रह क्या होता है, समास क्या होता है, कौन सा अर्थ होता है, ये तमाम प्रकार की परिपाटियां आप जाने। अब आप लोगों को कल की कक्षा में समृद्धि जो ये तीसरा पॉइंट है इसके बारे में, समृद्धि व्यंजनी जो बोर्ड तक आएगा
वहां पर ला करके आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक इसको आप सभी लोग लिख करके अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ताकि अगली क्लास में जब पढ़ाने का प्रयास करूं तो वहां से आपको सरल और सुबोध रूप से समझ में आए। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार।